चलिए आइए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। आइए सभी लोगों का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है टीडीपी क्लास, ठीक है। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए फिर, तो कुछ टॉपिक क्या है, आप लोग प्रीवियस ईयर आपके कुछ पावर टीडीपी के कुछ इसमें टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं कुछ वीडियोस में, ठीक है। तो उन वीडियोस को आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और कुछ इम्पोर्टेंट हैं आपके, वो टॉपिक को हम लोग दोबारा से उसको शुरू करते हैं, ठीक है। और वहाँ से आपको समझा देते हैं, ठीक। तो जो लोग पहले क्लास नहीं किए हैं, ठीक है, वो क्या करें, वो क्लासेस जो है आपको लेक्चर नंबर 1 2 उसको देख लीजिए अच्छे से। और इसी में हम लोग आपको एक टॉपिक कराते हैं अच्छा सा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जनरेटिंग स्टेशन पे हम लोग क्या करते हैं, 11 kV जनरेशन करते हैं वोल्टेज का, 11 kV वोल्टेज का, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो भी आपका अल्टरनेटर्स होता है, अगर उससे ज़्यादा करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपकी वाइंडिंग्स होती हैं उनका इंसुलेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हम जानते हैं, जब इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट भी बढ़ने के कारण हमारा क्या होगा, हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 11 kV पे भी जनरेशन आपका किया जाता है, ठीक है। अब हमने बताया जो 11 kV पे जनरेट किया जाता है, इस वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से इस वोल्टेज लेवल को बढ़ा लेते हैं। तो इस वोल्टेज लेवल को क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसमें एडवांटेज होते हैं, तो उन्हीं एडवांटेज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि अगर ट्रांसमिशन लाइन है, अगर ट्रांसमिशन लाइन का आपका वोल्टेज हाई रखते हैं, तो हाई वोल्टेज रखने से क्या होता है, हमारी मैक्सिमम पावर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कम से कम लॉसेस भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, ये अब हम लोग क्या बताते हैं, इनको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हिंदी वाले लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ लिखिए, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ। लिख लिया। चलिए, तो जैसे कि हम एडवांटेज की बात करें, तो अगर हम लोग ट्रांसमिशन का वोल्टेज अगर हाई रखते हैं तो हमारा जो कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, वो कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या कम लगता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब हिंदी में लिखना चाहो, हिंदी में लिख लो, कंडक्टर मटेरियल के आयतन में कमी, कंडक्टर मटेरियल के आयतन में कमी, ठीक है, हिंदी में लिख लो। अब हमने बताया कि अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज आपका हाई रखते हैं तो उस केस में हमारा जो कंडक्टर जो यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन में वो कम से कम लगेगा,
यानी कि कंडक्टर मटेरियल हमसे से कम लगाना पड़ेगा, कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पावर जो होती है, मान लिया पावर आपने ट्रांसमिट की ट्रांसमिशन लाइन में, पावर ट्रांसमिटेड, ठीक है, वो मान लिया हमने P इक्वल्स टू क्या है, P इक्वल्स टू √3 VI cos फाई, ठीक है। तो ये हमारी पावर हो गई, किसी ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो हो रही है। अब अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालें, लोड करंट की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो लोड करंट यानी कि करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो लोड करंट की वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल देंगे, क्या निकलेगी, I इक्वल्स टू P/√3 V cos फाई, यही निकलेगा। बताइए इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में आप रेजिस्टेंस पर कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, मान लिया R होता है, तो R को हमने क्या किया, ρL/A लिख लिया, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे L क्या है, लिख लो, L हमारी है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई है। A क्या है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, किसकी, कंडक्टर की, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक। इतना नोट करिए, फिर और बताते हैं इसमें आगे। चलिए नोट करिए, नोट कर लिया। ठीक है, चलिए अब जहाँ से हमने देखिए रेजिस्टेंस निकालिए, तो अगर टोटल लॉसेस निकालोगे लाइन में, टोटल पावर लॉस क्या निकलेगा, W, मान लेते हैं W है पावर लॉस, इक्वल्स टू 3I²R, यही होगा। तो लॉस का हमने फॉर्मूला क्या, हम जानते हैं क्या होता है, I²R होता है, लेकिन हम 3 फेज़ यूज़ कर रहे हैं, तो 3 आपका हो जाएगा कि नहीं, 3 फेज़ के लिए, तो 3I²R, ठीक। अब यहाँ से जब लॉस निकालोगे, तो यहाँ से अभी हमने क्या निकाला था, लोड करंट। तो लोड करंट की वैल्यू देखिए हमारी क्या निकल के आई थी, ये हमारी लोड करंट की वैल्यू निकल के आई थी, बताइए। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये पुट कर लेंगे हम, मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 किसमें, इसमें, ठीक है। तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, और हमारा क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 3P/√3 V cos फाई, यही होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू R, यही बचेगा। अब R को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, R को हम लिख सकते हैं ρL/A, यही होता है कि नहीं। तो R की जगह पे देखिए क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, R की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ρL/A, ठीक है, ये हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो W इक्वल्स टू हमारा लॉसेस कितना बनेगा, P², ठीक है। देखिए ये √3 का जब स्क्वायर करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये कैंसिल इससे, तो यहाँ पे P² बचेगा अपॉन B² cos² फाई इंटू R ρL/A, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। इतनी बात समझ में आ गई, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसको निकालेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P²/B² cos² फाई इंटू ρL/W, बताइए, ये लिख सकते हैं, ठीक।
इतना हो गया। चलिए नोट करिए। चलिए चलिए नोट हो गया। तो देखिए अब ये हमारा निकल के आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब हमको पता है, अगर आपसे कहा जाए कि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा बताइए। तो यहाँ से देखिए इसके बाद आगे करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल यानी कंडक्टर मटेरियल का आयतन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यही होगा 3 × AL, ये क्या होगा एरिया इंटू लेंथ, यही आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 A की जगह पे क्या हो जाएगा P²/B² cos²φ, ये क्या हो जाएगा रो L² हो जाएगा, क्योंकि L यहाँ पे है पहले से, एक ये L हो जाएगी, तो स्क्वायर/W। बताइए यही हमारा बनेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक, इतना नोट करिए। अब देखिए हमने अभी क्या बताया कि अगर वोल्टेज आप ज़्यादा रखोगे तो हाई वोल्टेज रखने पे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसा होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए ये वॉल्यूम है, ये वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या है वॉल्यूम कम निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से रिलेशन कैसा निकल के आया, हमारा इन्वर्सली रिलेशन निकल के आया। यहाँ से लिख लीजिए ऐसे B प्रोपोर्शनल अपॉन 1/B² cos²φ, ये लिख लीजिए, क्योंकि और सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट हैं, तो ये चीज़ें आप इसमें इन्वर्सली लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसको लिखो, नोट करो। इतनी बात समझ में आई सबके। तो देखो रिलेशन से हमने देख लिया कि अगर हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज हाई रहेगा तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कम यूज होगा। ठीक, चलिए लिखिए, नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। अब देखो इसी में एक पॉइंट लिखिए। पॉइंट क्या लिखेंगे, जैसे P, L, रो एंड W ये क्या हैं आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, चलिए या तो रहने दीजिए, इतना ही लिख लिए, बस समझ में आ गया ना, बस इतना ठीक है। तो एक तो हमारा एक एडवांटेज ये हो गया, अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल हमको कम लगेगा उसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, दूसरा पॉइंट डेली हेडिंग डाल के लिखेंगे इंक्रीज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, इंक्रीजेस ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, इफिशिएंसी। ठीक है, अब इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए हम जानते हैं कि इनपुट पावर की अगर बात करें तो इनपुट पावर इक्वल्स टू क्या होती है, यही होती है P प्लस, एक मिनट ऐसे देखिए, अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे ना तो
तो देखिए हम जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, तो जब भी एफिशिएंसी की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होती है, अब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो होगी वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी आउटपुट पावर, क्या होगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होगी कि नहीं, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो इनपुट पावर होती है, ठीक है, वो क्या होगी आपकी इनपुट पावर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर को तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि नहीं, पी प्लस टोटल लॉसेस, ठीक, ये लिख सकते हो कि नहीं, टोटल लॉसेस। अब देखिए यहाँ से हमारी एफिशिएंसी से रिलेशन क्या है, अगर आपका लॉस कम रहेगा तो हमारी एफिशिएंसी कैसी है, बढ़ जाएगी, ठीक, इस रिलेशन को लिख लो। चलिए नोट करिए इतना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे, चलिए रिलेशन हमने दिखा दिया इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अच्छा इसमें ये हो गया, थर्ड पॉइंट है डिक्रीज वोल्टेज लाइन ड्रॉप, डिक्रीज परसेंटेज लाइन ड्रॉप, ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो क्या, लाइन ड्रॉप या प्रतिशत लाइन ड्रॉप में कमी, ठीक, प्रतिशत लाइन ड्रॉप में कमी। देखो अब लाइन ड्रॉप की बात करते हैं तो लाइन ड्रॉप का मतलब क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हो उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला हम जानते हैं, बी वोल्टेज ड्रॉप यही होता है, आई इंटू आर। देखिए हम क्या लिखते हैं, आई इंटू आर यही लिखते हैं, तो आई आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई इंटू आर, आर को हम लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक, अब इतना हो गया यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि जो करंट होती है वो, अगर हम लोग जानते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, करंट डेंसिटी, हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन, करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जे से, करंट डेंसिटी जे होता है तो आई अपॉन ए, ठीक है, यहाँ से आई ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए इक्वल्स टू आई अपॉन जे, ठीक है। अब यहाँ पे जे रखिए, ये आई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर, ये आई इक्वल्स टू रो एल, ए की जगह पे ये वैल्यू पुट करिए, यहाँ क्या हो जाएगा, आई अपॉन जे, जे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू आई इंटू जे रो एल अपॉन आई, ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आपका क्या होगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू जे रो एल, यही होगा, और रो जे एल होगा कि नहीं, ठीक। अब परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज वोल्टेज
ड्रॉप क्या हो जाएगा, जे रो एल अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या होगा, परसेंटेज रेट ड्रॉप। देखिए अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। यहाँ से रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। हो गया, नोट करिए इसको। तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। तो ये हमने देखा कि वोल्टेज अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है। अब देखिए बात की जाए कि अगर हम लोग एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन वोल्टेज हम और अच्छा बढ़ा दें तो हमारा और एडवांटेज हो जाएगा इन सब का, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वोल्टेज को अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो उससे क्या दिक्कतें आएंगी, उससे कुछ दिक्कतें भी तो आएंगी, ऐसा तो है नहीं। जिसके एडवांटेज हैं तो उसके लॉसेस भी तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। तो लॉसेस जब होंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या लॉसेस होंगे अगर लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या आपके डिसएडवांटेज होंगे, तो वही आपको आगे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हेडिंग के फॉर्मेट में लिखिए लिमिटेशन ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की कमियां, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए, तो हमने ये बताया कि अगर हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज हम अगर बढ़ाते जाएं तो हमारा ये चीज़ें सुधरती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप लोग लिमिट से ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, बियॉन्ड लिमिट कर दिया जाए, ठीक है, तो बियॉन्ड लिमिट से क्या होगा, क्या दिक्कतें आएंगी। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि आपका पावर सिस्टम में आपके क्या होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, स्विच गियर हो गए, ठीक, स्विच गियर हो गया, और जो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन हो गया, इन सब की भी क्या हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि हाई वोल्टेज जब इनके लिए जाएगा तो इनके लिए इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ जाएगी कि नहीं,
क्या हो जाएगा, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब जब इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम कैसा हो जाएगा, यानी कि सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लिमिट पे ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। और लिमिट पे ज़्यादा जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर लिमिट से ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे तो उसमें आपकी दिक्कतें भी आएंगी। ठीक है, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो चीज़ हमने समझ ली। अब इसी चीज़ को जो समझाया है इसी को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिखिए, बोल रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लिखिए, बोल रहा हूँ। लिखिए, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, हाई वो ट्रांसमिशन वोल्टेज, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज को लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने पर, लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने पर हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज को लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने पर कंडक्टर के इंसुलेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट, कंडक्टर के मटेरियल की रिक्वायरमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। कंडक्टर के मटेरियल की रिक्वायरमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है, या इंग्लिश में लिखना चाहो लिख लो, द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग कंडक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा हिंदी वाले लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे हिंदी वाले, ट्रांसफार्मर कॉमा स्विच गियर तथा दूसरे टर्मिनल इक्विपमेंट्स की कॉस्ट या कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, लिख लिया। इंग्लिश वाले लिखेंगे, द increased cost of transformer comma switch gear and other apparatus या इक्विपमेंट ठीक है, चलिए लिखिए, नोट करिए इसको। नोट करिए इसको सभी लोग। कितना हो गया सभी लोगों का?
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो उसके डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं, ठीक है, उसकी कुछ कमियां भी आ जाती हैं। तो कमियां ये आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि उसकी कॉस्ट भी, इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। जब इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम होगा, पावर सिस्टम होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा कि उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है, पावर सिस्टम होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कम से कम लॉसेस में अधिक से अधिक, या कम से कम लॉसेस में और कम से कम कॉस्ट में अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, कंज्यूमर्स को। तो वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारा जब मेन ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं होगा तो उस केस में हमारा ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमने बात कर ली कि एडवांटेज में और डिसएडवांटेज के बारे में। अब अगर हम लोग ये कहें कि जो आपकी पावर होती है, ठीक है, जो पावर आपकी ट्रांसफ़र की जाती है जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है, ठीक है, तो उनको पहुंचाने के लिए क्या क्या सिस्टम्स यूज करते हैं हम लोग, तो उन सिस्टम के बारे में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन के कुछ सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये कहो कि पिछले वाले जो वीडियोस हैं उनमें हमने कराया है, अगर आप लोग उनसे देख सकते हो तो देख सकते हो, तो बता दीजिए, नहीं तो हम करा दें, बताओ। क्योंकि ये आपका सिस्टम कोई ना कोई एक सिस्टम पूछता ज़रूर है, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए करा देते हैं, नहीं तो आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे कुछ पता ही नहीं है। चलिए करा देते हैं दोबारा से ही। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वेरियस सिस्टम ऑफ पावर ट्रांसमिशन, वेरियस सिस्टम्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, हेडिंग ये सभी लोग डालेंगे। अब देखो, हिंदी वाले लिख सकते हो, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रकार, ठीक है, या टाइप्स लिख लो। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रकार ऐसे लिख लेना, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं वो किस किस सिस्टम का यूज करके हम लोग पावर को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक। तो सिस्टम के हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सिस्टम हमारे क्या होते हैं, दो सिस्टम हो सकते हैं, एक तो एसी सिस्टम होगा और एक डीसी सिस्टम होगा कि नहीं। तो हम मान लेते हैं एक एसी सिस्टम का यूज किया जाता है और दूसरा डीसी सिस्टम का, ठीक। कैसा है, एक एसी और दूसरा डीसी। तो एसी में हम लोग देखते हैं और डीसी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डीसी सिस्टम के आपके कितने टाइप्स होते हैं, उनको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो यहीं पे लिखेंगे, इस तरीके से लिख लो, ऐसे बना के। तो डीसी सिस्टम में आपका क्या होता है, डीसी टू वायर सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम, ठीक। थर्ड जो इसमें आता है, थर्ड लिखिए, वो होता है डीसी थ्री वायर सिस्टम, डीसी थ्री वायर सिस्टम, ठीक है।
तो बेसिकली जो आपका डीसी सिस्टम का यूज करते हैं तो उसमें 3 टाइप के सिस्टम का यूज किया जाता है। एक डीसी 2 वायर सिस्टम का, दूसरा होता है डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम, और थर्ड जो होता है डीसी 3 वायर सिस्टम का। ठीक है, ऐसे ही एसी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो एसी सिस्टम में ये है एसी सिस्टम। तो एसी सिस्टम में आपके क्या हैं, अब हम जानते हैं कि एसी सिस्टम जब यूज करते हैं तो उसमें आपका सिंगल फेस, 2 फेस, 3 फेस सिस्टम होता है। ठीक, तो पहले लिखेंगे सिंगल फेस एसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम। दूसरा क्या है, 2 फेज एसी सिस्टम, और थर्ड क्या है, 3 फेज एसी सिस्टम। ठीक है, 3 फेज एसी सिस्टम। इतना नोट करिए, पहले सभी लोग नोट करो। नोट हो गया, कर लिया ना। चलिए, अब एसी सिस्टम में आपके 3 सिस्टम हमने बताया, सिंगल फेज एसी सिस्टम, 2 फेज एसी सिस्टम और 3 फेज एसी सिस्टम। ठीक है, अब इनके भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, सिंगल फेज को, 2 फेज को और 3 फेज सिस्टम को। ठीक है, तो इनको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो अभी इसे में डालेंगे सिंगल फेज एसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, तो पहला लिखिए इसमें सिंगल फेज 2 वायर, सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम। अभी इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी आप टाइप लिख लीजिए कि सिंगल पेज में कितने टाइप आते हैं। तो सिंगल पेज में आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, थर्ड कौन सा होता है, लिख लीजिए। थर्ड है सिंगल फेज 3 वायर, सिंगल फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। क्लास सभी लोग करें। ठीक है, कम से कम लोग आते हो तुम लोग, क्लास करो अच्छे से। नहीं करोगे तो वह आपको दिक्कत होगी इसमें, और ये आपका मेन सब्जेक्ट है। इसमें अगर नहीं पढ़ोगे तो हमेशा आपको आगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए नोट करिए इनको। तो ये हमने बात कर ली सिंगल फेज एसी सिस्टम की। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एसी सिस्टम में पहला हो गया। दूसरा है, इसे में लिखो 2 फेज एसी सिस्टम, 2 फेज एसी सिस्टम। ठीक है, ये हेडिंग डाल के इसके भी देखते हैं कि 2 फेज एसी सिस्टम के कितने टाइप होते हैं।
तो टू फेज में पहला है आपका, लिखिए टू फेज 4 वायर एसी सिस्टम, 4 वायर एसी सिस्टम। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखिए टू फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक, तो टू फेज के दो सिस्टम होते हैं, कौन कौन सा, टू फेज 4 वायर एसी सिस्टम और सेकंड होता है टू फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, तो दो टाइप आपके टू फेज सिस्टम में होते हैं। सिंगल फेज में आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक, ये 3 टाइप के, और बचा आपका 3 फेज एसी सिस्टम। ठीक है, चलिए उसको भी लिख लीजिए, इसको नोट करिए पहले। इसको नोट करिए अच्छे से, नोट कर लिया। चलिए देखिए, अब एसी सिस्टम का आपका तीसरा कौन सा है, 3 फेज, हेडिंग डालिए 3 फेज एसी सिस्टम, ठीक है। 3 फेज एसी सिस्टम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें आपके 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। दूसरा क्या है, 3 फेज है ना, 3 फेज चल रहा है तो यहाँ 3 फेज होगा, क्या होगा, 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये सारे सिस्टम्स होते हैं जिनसे क्या किया जाता है, पावर को ट्रांसमिट किया जाता है या पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इतनी सारे सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। अब इनमें से कौन सा सिस्टम आपका इकोनॉमिकल है, कौन सा अच्छा सिस्टम है, तो वो हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग इन सिस्टम्स का एक डेरिवेशन करेंगे और उन डेरिवेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे, यानी कि जो कंडक्टर मटेरियल है उसका आयतन निकालेंगे। कि हर सिस्टम का हम लोग अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे और इंडिविजुअली देखने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा सिस्टम हमारा इकोनॉमिकल रहता है। ठीक है, तो वही जब हम लोग देखेंगे तो हम बताएंगे कि आपको कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं हम लोग, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि सारे सिस्टम को हमने बता दिया है। इन सारे सिस्टम्स का यूज करेंगे। अब इन सारे सिस्टम्स का अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनको वन बाई वन करके इनका सभी का डेरिवेशन करेंगे और वहाँ से हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर क्लास नहीं की है, ठीक है, तो ये सारी क्लास अब अच्छे से करते रहना। अब आप अगर बीच में कहीं स्किप करते हो तो ये मान के चलिए फिर आपको समझ में नहीं आएगा डेरिवेशन। और डेरिवेशन आपका 100% आपको एक नहीं लगभग 2 डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, बीटी बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सिस्टम्स को हम लोग देखेंगे, इनके डेरिवेशन को। अगर इन डेरिवेशन को जिसने स्किप किया तो वो आगे समझ नहीं पाएगा इस डेरिवेशन को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स हमने देखे, इन सबको देखेंगे। अगर शुरुआत में आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो समझ मान चलिए तो वो आगे जितने भी सिस्टम हैं इन सारे सिस्टम को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके जो अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास को ज़रूर देखें। अगर नहीं देखोगे तो फिर आपको ये पूरे सिस्टम जब तक चलेंगे
फिर वो समझ में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से चलिए फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं। ठीक, और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, कम से कम बाहर निकलिए। ठीक, चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए।